नमस्कार, TV9 डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसकी तरफ शायद हम सब उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि कई जानकार इसको लेकर ऐसा अनुमान जता रहे हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि एक बार फिर देश में कोरोना बहुत खतरनाक और भयंकर रूप ले लेगा। कोरोना की तीसरी लहर सामने आएगी और एक बार फिर जो दूसरी लहर में हमने देखा लाखों मरीज एक दिन में आ रहे थे, वैसा ही कुछ सामने आ सकता है। और साथ ही इस बार बच्चों को लेकर भी कई सारे ऐसे अनुमान हैं जो दिल बैठा देते हैं। आइए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। विवेक जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सारे अनुमान हैं, या हिंदी में कहें जो कहावत के हिसाब से कि जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, सितंबर अक्टूबर में फिर एक बार हमारे देश में 2-2.5 लाख मरीज कोरोना के होंगे। तो कुछ संस्थान ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, उतना ज्यादा खतरा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर हमने देश में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। क्या समझें, कैसे देखें, और तीसरी लहर को कैसे, आपका क्या एनालिसिस क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, मैं पूरा रिकॉल करूंगा, जब पहली वेव आई थी तो वी वर एक्चुअली उस समय तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था, जब भी केसेस बहुत ज्यादा नहीं थे, बिकॉज वी वर लर्निंग फ्रॉम व्हाट इटली एंड यूएसए वाज सफरिंग। उस समय लॉकडाउन लगा, जून 2020 में अनलॉकडाउन शुरू हो गया और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक काफी कम हो गए। हम लोग वी वर रिजॉइसिंग एट टाइम, और हम लोग ने होली भी मनाई, उस समय नया साल मनाया, क्रिसमस मनाया, होली मनाई, बंगाल के इलेक्शंस हुए और के भी इलेक्शंस हुए। एंड डिस्पाइट द वार्निंग वी वर नॉट एंटिसिपेटिंग एक्चुअली कि शायद कोविड की सेकंड वेव नहीं आएगी। इस सोच के चल रहे हैं। हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं एंड वी आर पॉजिटिव पीपल। लेकिन जिस हिसाब से सेकंड वेव आई, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, मुझे अच्छी तरह सारे दिन भी याद हैं, और 20 अप्रैल से लेकर मई तक ऐसी घातक वेव आई जिसमें 4 लाख पर डे के केसेस तो रिकॉर्डेड थे, उसके ज्यादा ही हुए होंगे, और फैटिलिटीज भी काफी ज्यादा रही जी। अब देखिए, थर्ड वेव के बारे में अब हमारे केसेस कम हो चुके हैं, अनलॉकडाउन शुरू हो गया है। अब आदरणीय मोदी जी ने सारी राज्य सरकार को दे दिया, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपना सोचे, अपने बारे में जाने, और उन्होंने अनलॉकडाउन शुरू कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट। मैंने कई अपने यूट्यूब और फेसबुक लाइव करे और कई टीवी चैनल बोला कि हम लोग दूध के जले हुए हैं, और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, हम लोग बहुत ज्यादा दूध के नहीं, बहुत ज्यादा बुरी तरह जले हुए हैं। अब 2 साइंटिफिक स्टडी हैं जिस बारे में आपको बता दूं। एक तो आई है जो कि नीति आयोग की आज आई है, और 3 दिन पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टडी आई है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर NIDM, उन्होंने उनका एक अनुमान है कि जुलाई और अक्टूबर के बीच में, सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव आने की काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, और इसलिए हम तो प्रिपेयर हैं। उसी टाइम बैंड में हैं अभी तो हम। हाँ, उसी टाइमलाइन में है, लेकिन जुलाई अगस्त आ गया, अभी तक नहीं आई है, लेकिन उन्होंने अक्टूबर तक के लिए कहा है। अब जो कि नीति आयोग ने अभी कहा है, VK पॉल साहब जिसके मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है हेल्थ केयर वाले, उन्होंने भी यही आशंका जताई है कि सितंबर अक्टूबर में, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर पिछले सेकंड वेव में 4 लाख केसेस है, हो सकता है इस बार 6 लाख पर डे केसेस आए। मैं उसी रिपोर्ट पर आना चाह रहा था। गृह मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई और जो इसने रिपोर्ट दी, वो तो यहाँ तक कह रही है कि टीकाकरण की रफ्तार हमारे देश में बहुत धीमी है, जबकि हमने 60 करोड़ का एक जो लेवल है वो पार कर लिया है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो देश में 6 लाख मरीज रोजाना आ सकते हैं तीसरी लहर में। देखिए, ऐसा है, टीकाकरण की बात तो ये है कि 2 चीजें होती है इसके अंदर। 16 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। उसके बाद हमारी रफ्तार शुरुआत में तो कम थी, क्योंकि केवल कोविशील्ड अवेलेबल थी, बाद में कोविशील्ड और कोवैक्सीन अवेलेबल थी, बाद में स्पुतनिक भी आ गई। देखिए, जो रफ्तार की जो प्लानिंग है भारत की, वो है 1 करोड़ पर डे का टीकाकरण पर डे होना चाहिए। वो नहीं हम पकड़ पाए हैं। एक दिन किसी दिन 70 लाख 80 लाख हम पकड़ पाए थे, लेकिन एवरेज 40 से 50 लाख का टीकाकरण हो रहा है। जो इस समय वैक्सीनेशन की प्लानिंग है, अभी तक भारत में 57 करोड़ के आसपास या 60 करोड़ के आसपास हम लोग टीका लगा चुके हैं, लेकिन जो सेकंड डोज वाले हैं केवल 14% हैज बीन कवर्ड। बाकी फर्स्ट वेव वाले 34% कवर हो चुका है। अब 14% की आबादी में जो कि हम लोग देखते हैं, इट इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू व्हाट वी रियली प्रिज्यूम। लेकिन इसमें 2 बातें आती है। अगर पॉजिटिव सोच के चलें तो अभी स्वामी जो हमारे WHO एक्सपर्ट है, इंडियन एक्सपर्ट है, उन्होंने कह दिया कि अब भारत शायद एंडेमिक स्टेज में जा चुका है। एंडेमिक का मतलब मैं इस पर भी आने वाला था। देखिए, जो सौम्या स्वामीनाथन है, उन्होंने कहा
कि एंडेमिक फेज में, पैंडेमिक से कोरोना इंडिया में एंडेमिक फेज में आ गया है। और जितना मैं समझ पाया उनका कहना है जैसे हम स्वाइन फ्लू को देख ले जब पहले आया था, और अभी जिस तरह से स्वाइन फ्लू के केस हर साल आते हैं, जबकि वो भी बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन अब उसको लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला नहीं दिखता। तो उसी तरह शायद कोरोना भी हमारे बीच ऐसे ही रहेगा। देखिए, ऐसा एंडेमिक का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ आम भाषा में पब्लिक के लिए। पैंडेमिक का मतलब ये होता है पैंडेमिक की पूरे विश्व में आ गया। एंडेमिक होता है और एक एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक मतलब कि एक लोकलाइज कंट्री या एक लोकलाइज एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में कोई किसी बीमारी केस दिखा, उसको कहते हैं एपिडेमिक। पैंडेमिक मतलब लॉट ऑफ कंट्रीज आर सिमिलरली अफेक्टेड। और एंडेमिक का मतलब होता है दैट मींस दैट रीजन इज नाउ लिविंग विद दैट वायरस। दैट मींस द पॉपुलेशन हैज लर्नड टू लिव विद द वायरस, दैट इज नोन एज एंडेमिक। अब एंडेमिक की स्थिति का मतलब जैसे आपने तो ये अच्छी बात है या खराब बात है, कैसे इसको लें? नहीं, इसको तो अच्छी बात है। इसको एज कंपेयर टू एपिडेमिक, एज कंपेयर टू पैंडेमिक, इट इज बेटर। Okay. Because now we are living with the virus and we know our body has learned, हमारी बॉडी सीख चुकी है किस तरह से इसको हम बचाव रखें। और बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी ने वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, अगर ये एंडेमिक फेज में आ गया तो ये माने? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का जो डेफिनेशन है वो 75 to 80% पॉपुलेशन को सीरो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो कि हमारे नहीं है। 50% हमारे हो चुकी है। 50 से 55% की हर्ड इम्यूनिटी का हमारे सीरो पॉजिटिविटी रेट है। तो वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द हर्ड इम्यूनिटी। अगर हम ये मान के चले तो हम थर्ड वेव से नहीं डरेंगे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, देखिए थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, आप उसमें ये चीज भी जोड़िएगा कि एंडेमिक में का उसमें क्या रोल है बच्चों को लेकर, और वो लोग जो 18 साल से कम है और जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिनको वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगी है। कई रिसर्च ये कह रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि जो वैक्सीन ले चुके होंगे उनके अंदर कुछ तो एंटीबॉडीज होंगी। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं इस बात को पूरी तरह सहमति नहीं हूँ। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की एक और बॉडी है, उन्होंने कहा है कि जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों को इतनी बुरी तरीके से घातक नहीं करेगी जितना हम सोच रहे हैं। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 70,000 केसेस में जो शुरू के हुए थे उसमें एक स्टडी करी, उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व था। उसमें उसकी स्टडी के हिसाब से उन्होंने देखा कि बच्चों में ओवरऑल रिस्क, उसको एंटिसिपेशन एक्चुअली पुराने सेकंड वेव से लेकर थर्ड वेव में एंटिसिपेशन है। इट इज नॉट द वैक्सीन व्हिच इज प्रिवेंटिंग द ओल्डर पॉपुलेशन, इट इज द ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो मेरी सोच ये है कि बॉडी की बच्चों की जो वैक्सीन, बच्चों में ओवरऑल इम्यूनिटी, तो आप कह रहे हैं कि खतरा तो हमेशा है, लेकिन उतना नहीं कि केवल बच्चे ही या यंग पॉपुलेशन ही, इससे सब पे खतरा है। मेरे पास समय कम है विवेक सर, मुझे आप ये बताइए कि कैसे आप कह रहे हैं अक्टूबर तक आ सकता है, अगस्त तो लगभग खत्म हो चुका है। अभी मतलब ये क्या करना चाहिए हमको? अभी भी हम वो मास्क पहनते रहें, अभी भी सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते रहें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन दो के अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर आपने अनलॉकडाउन कर दिया है, कोई भी आदमी 2 मीटर की दूरी नहीं फॉलो कर सकता। मास्क जरूर लगा सकता है इसके लिए, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि अनपढ़ है, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात सरकार के लिए कहना चाहूंगा, आपके साथ 30 सेकंड लूंगा। 2 दवाइयां हैं जो रामबाण हो सकती हैं, वो है 2-deoxy-ग्लूकोज 2DG को डीआरडीओ ने डेवलप की है, अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसका इनॉग्रेशन किया था। और दूसरी दवा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कॉकटेल एंटीबॉडी कहते हैं, जो अमेरिका की रिसर्च है। ठीक है, अगर हम थर्ड वेव को लड़ना है, देखिए बेड्स आर नॉट इनफ। अगर हमने बेड अरेंज कर दिए बट वी कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। सेकंड वेव में जिनको बेड मिल गए तो उनमें भी डेथ हुई है। तो ये 2 दवाइयों का इतना कोशिश करके किसी तरीके से इतनी आपूर्ति रखें कि पेशेंट्स को अगर जो डेवलप हो उनको शुरुआत के दौर में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे पाए जो अफोर्ड कर पाए, या हम 2DG दे पाए जो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो हम एटलीस्ट मौत को रोक पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे। चलिए, मुझे लगता है आप जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो पहुंचे जिन तक आप ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अपना कीमती समय हमें देने के लिए विवेक जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विवेक, आपने बड़ी काम की बातें बताई और उम्मीद है कि वो काम की बातें बहुत सारे लोगों के काम आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।